रेडी स्टार्ट। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव विराम। जैसा कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई। खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से विराम। विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। विराम यह थे औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी, जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। विराम इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से हुई। विराम ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। विराम पिछली कक्षा में आपने इसका अध्ययन किया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। विराम लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना प्रस्तुत किया। विराम हालांकि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर कुछ प्रश्न उठाए। विराम हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का आधुनिकीकरण नहीं किया। विराम मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। विराम अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। विराम इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही है। विराम निसंदेह ब्रिटेन और औद्योगिक विकास ने अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रहे हैं, की औद्योगिक प्रगति को प्रभावित किया। विराम इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महाबीमारियां। विराम इसी तरह से विषय 7 में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। विराम यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। विराम विषय 6 आपको यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। विराम आबादकारों की बुजुर्गा मानसिकता ने उन्हें
जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया विराम। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। प्रश्नवाचक। मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई विराम। उन्हें इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी विराम। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था विराम। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विराम। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया विराम। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थीं कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़े विराम। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया विराम। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्य धारा का मतलब क्या है। प्रश्नवाचक। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्य धारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। प्रश्नवाचक। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए विराम। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए विराम। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीध औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं विराम। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का प्राचीन औपनिवेशिक की तीसरी किस्म का उदाहरण है विराम। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान के बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामले में दखलंदाजी की विराम। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया विराम। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया विराम। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी विराम। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में विराम। सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित हैं विराम। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है विराम। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है विराम। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है विराम। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं विराम। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों, समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा जाता है विराम। समसामयिक
काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। विराम। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। विराम। इस इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्य पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। पूर्ण विराम।